नमस्कार। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, पैथोलॉजी प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। ये सब महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पैथोलॉजी के प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं, चाहे आप एमबीबीएस में हो या बीडीएस में या डीएमएलटी, बीएससी एमएलटी। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स कॉमन रहते हैं, जहाँ भी जिसके पास भी पैथोलॉजी है उसके लिए ये सब इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे वैक्यूटेनर्स। जो ब्लड कलेक्शन के लिए कुछ वैक्यूटेनर्स यूज़ होते हैं, उनके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उसके लिए बात करेंगे। पहला होता है ये पर्पल टोप या लेवेंडर टोप। इसमें एंटीकोगुलेंट होता है EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसमें ट्राई पोटेशियम सोल्ट यूज़ होता है। EDTA क्या काम करता है? EDTA एक्ट एज चिलेटिंग एजेंट। ये कैल्शियम को रिमूव कर देगा ब्लड से, तो ब्लड जो है फिर कोगुलेट नहीं होगा और हमें जो भी टेस्ट लगाने हैं वो आसानी से लगा पाएंगे। इसमें कौन कौन से टेस्ट के लिए ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं? CBC के लिए CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें क्या हीमोग्लोबिन, TLC, DLC, प्लेटलेट काउंट और बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं उसके लिए। और एक दूसरा महत्वपूर्ण है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। तो इस पर लिखा हुआ भी है K3 EDTA, ट्राई पोटेशियम EDTA। इसमें महत्वपूर्ण है कि इसमें 2 ml ब्लड ही लेना होता है, जहाँ पर ये ब्लैक मार्किंग है यहाँ तक ही लेना होता है। और ब्लड लेने के बाद इसको अच्छे से प्रॉपरली मिक्स कर लेते हैं। दूसरा है रेड टॉप वायल। इसमें कोई भी एंटीकोएगुलेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है रैपिड क्लोट एक्टिवेटर। इसमें हम ब्लड सैंपल लेते हैं और थोड़ी देर बाद वो क्लोट हो जाएगा और उसके बाद हम उसका सीरम सेपरेट कर लेंगे सेंट्रीफ्यूज करके। और उसके बाद हम सीरम से जो भी टेस्ट हमें लगाने होते हैं उसके लिए हम टेस्ट लगा सकते हैं। इसमें जैसे सीरम बिलिरुबिन, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम यूरिक एसिड है, सीरम प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन है, या सीरम एंजाइम्स जैसे SGOT, SGPT, अल्कलाइन फोस्फेटेज, एसिड फोस्फेटेज, या सीरम के बाकी टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट सीरम के हम लगा सकते हैं इसमें। फिर ये है लाइट ब्लू वायल। लाइट ब्लू वायल, इसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है? ट्राई सोडियम सिट्रेट इसमें होता है। सिट्रेट क्या काम करता है? सिट्रेट कैल्शियम आयंस को बाइंड करेगा और कैल्शियम सिट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो फिर कैल्शियम आयंस अवेलेबल नहीं होंगे क्लोट फॉर्मेशन के लिए, तो कोई क्लोट नहीं बनेगा। इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? कोएगुलेशन स्टडीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोएगुलेशन स्टडीज़ के लिए अगर ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो उसमें आप 1 पार्ट ब्लड लेंगे और 1 पार्ट ये कोएगुलेशन स्टडीज़ के लिए 1 पार्ट ट्राई सोडियम सिट्रेट और 9 पार्ट्स ऑफ ब्लड लेंगे। यानी कि अगर 0.5 ml ट्राई सोडियम सिट्रेट, उसमें 4.5 ml ब्लड हम ले सकते हैं। इसमें भी हमें 2 ml ब्लड सैंपल लेना है। इसका दूसरा यूज़ होता है ESR के लिए, ESR बाई वेस्टरग्रेन मेथड। इसमें हम 1 पार्ट ट्राई सोडियम सिट्रेट और 4 पार्ट ब्लड लेते हैं। फिर अगला वायल आता है हमारा ग्रे वायल। ग्रे वायल में सोडियम फ्लोराइड होता है एंटीकोएगुलेंट। इसमें ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए हम इसमें टेस्ट ले सकते हैं। सोडियम फ्लोराइड क्या करता है? सोडियम फ्लोराइड इज़ अ इनहिबिटर ऑफ RBC ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स लाइक इनोलेज। तो इसमें अगर हमारा सैंपल लेट भी हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ग्लूकोज का लेवल सैंपल के अंदर कम नहीं हो, फॉल नहीं होगा और हम इजीली उसमें एक्यूरेट शुगर लेवल मेज़र कर सकते हैं। ये है अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा सालीस हीमोग्लोबिनोमीटर। सालीस हीमोग्लोबिनोमीटर मोस्ट पॉपुलर कलर मैचिंग मेथड है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए। इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? इसमें कलर कंपैरेटर होता है। ये है कलर कंपैरेटर। कलर कंपैरेटर है, इसमें ब्राउन कलर का एक ये कलर
कंपैरेटर है ये, साइलिस कंपैरेटर। इसमें फ्लैट सरफेस होती है स्टैंडर्ड ब्राउन कलर की। ब्राउन कलर ही क्यों यूज़ होता है? क्योंकि जब N/10 HCl रिएक्शन करेगा ब्लड सैंपल के साथ, ब्लड सैंपल जिसका हीमोग्लोबिन 14.5 ग्राम है, तो उसमें एसिड हेमेटिन बनता है ब्राउन कलर का। तो उसी ब्राउन कलर का, इसीलिए इसमें ब्राउन कलर का बैकग्राउंड बनाया जाता है। ये एक कलर मैचिंग मेथड होता है। कैसे करते हैं वो उसको मैं अभी बताऊंगा मैं। ये हीमोग्लोबिन ट्यूब है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता है इसका, स्क्वायर। इसमें एक तरफ ग्राम % में हीमोग्लोबिन की रीडिंग लिखी होती है और दूसरी तरफ परसेंटेज वाइज। इसमें ये N/10 HCl है जो इसका रिएजेंट यूज़ होता है। और ये है हीमोग्लोबिन पिपेट। इसमें हम 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं। हीमोग्लोबिन पिपेट, ये ड्रॉपर है। और एक ये होता है स्टिरर। तो इसको हम करते क्या हैं कि N/10 HCl लेते हैं इसमें 3 ग्राम % तक। उसके बाद 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेंगे, 10 मिनट तक उसको रखेंगे ताकि सारी RBCs लाइज्ड हो जाएं। और उसके बाद हीमोग्लोबिन एसिड हेमेटिन में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है। इसको फिर कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए हम नेचुरल लाइट में इसको यूज़ करते हैं। नेचुरल लाइट इसमें यूज़ करेंगे। और अगर इसका कलर अगर डार्कर होता है तो फिर इसको फिर हम डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट करते जाते हैं। और जब तक ये दोनों कलर मैच नहीं करते, ये ब्राउन कलर और इसके अंदर का कलर, तो जिसमें मैच कर जाएगा वही इसकी रीडिंग होगी। इसमें एक और महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं कुछ, जैसे स्क्वायर ट्यूब और फ्लैट कंपैरेटर ट्यूब ही क्यों प्रेफर्ड किए जाते हैं? क्योंकि दोनों फ्लैट सरफेसेस होंगी तो इजीली कंपेयर हम कर सकते हैं। और एरर ड्यू टू कर्वेचर इज़ अवॉइडेड। कर्वेचर की वजह से एरर अगर कोई है तो उसमें हम एरर अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है कि जब स्टीरर को इसके अंदर, स्टीरर को हम कम्प्लीटली बाहर नहीं निकालते हैं जब ये मिक्सिंग करते हैं, क्योंकि जब भी स्टीरर अगर हम बार निकालेंगे तो थोड़ा बहुत एसिड हेमेटिन लॉस होता रहेगा और फिर जो हमें वैल्यू हीमोग्लोबिन की मिलेगी वो फॉल्स लो हीमोग्लोबिन की वैल्यू होगी। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपको बुक से पढ़ने होंगे, जैसे इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या फिर हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यूज़ मेल में, फीमेल में, इन्फेंट्स में, अलग अलग एज ग्रुप में हम क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट होता है हीमोसाइटोमीटर। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? न्यूबार चैम्बर, इम्प्रूव्ड न्यूबार चैम्बर होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि ये इम्प्रूव्ड क्यों है, बुक से पढ़ लेंगे या फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। इसमें कुछ पिपेट हैं, ये RBC पिपेट है। RBC पिपेट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर रेड कलर का बीड है और इसमें कुछ एक यहाँ पे भी रेड कलर है ये। और दूसरा क्या है इसमें रीडिंग, इसमें रीडिंग 0.5, 1 और 101 तक होती है इसमें ये होता है WBC पिपेट। WBC पिपेट में यहाँ वाइट बीड होता है, ये वाइट बीड, और यहाँ पे भी वाइट कलर होता है। इसमें रीडिंग अलग होती है, कुछ रीडिंग इसमें 0.5, 1 और 11 तक होती है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे इसको इम्प्रूव न्यूबार चैम्बर क्यों कहते हैं, इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। इसका यूज इसमें TLC काउंट है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल RBC काउंट, प्लेटलेट काउंट, स्पर्म काउंट भी इसकी हेल्प से कर सकते हैं हम। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपको याद करने हैं? WBC फ्लूइड और डाइल्यूशन फैक्टर इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाइल्यूशन फैक्टर किसका कितना होता है? ऐसे ही RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, उसके डाइल्यूशन फैक्टर्स, और एक प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फैक्टर्स, प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स और उसमें क्या फैक्टर यूज़ करते हैं, वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये ट्यूब विद स्टैंड। इसमें ESR के मेथड हैं। ये ESR में विंट्रोप्स और वेस्टरग्रेन 2 मेथड होते हैं। इन ESR, ये विंट्रोप ट्यूब है और ये विंट्रोप स्टैंड है।
इसमें विंट्रोब और ये वेस्टरग्रेन है बड़ा वाला, तो जो बड़ा है वो वेस्टरग्रेन मेथड है और ये जो है ये विंट्रोब्स मेथड है। विंट्रोब ट्यूब जो है 110 मिलीमीटर लेंथ की होती है और इसको पास्चर पिपेट की हेल्प से हम फिल करते हैं। पास्चर पिपेट की हेल्प से फिल करने के बाद इसको हम स्टैंड में रख देते हैं और आफ्टर 1 आवर इसकी हम रीडिंग लेते हैं। इसमें ये इसके बेनिफिट है कि इसकी हेल्प से हम ESR तो लेते ही हैं, साथ में पैक्ड सेल वॉल्यूम भी इसमें साथ के साथ आ जाता है। तो ESR हम ऊपर से लेंगे और पैक्ड सेल वॉल्यूम नीचे से। ये है वेस्टरग्रेन पिपेट इसको बोलते हैं क्योंकि ये दोनों इस ओर से ओपन होती है। इसमें ब्लड फिल करने के बाद हम इसको स्टैंड में लगा देते हैं इस तरह से और 1 घंटे बाद इसकी रीडिंग लेते हैं। तो ESR में क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, इसकी स्टेजेस ऑफ सेडिमेंटेशन क्या हैं, तो बहुत सारे और किन किन कंडीशंस में ESR की वैल्यू कम होती है, किन किन कंडीशंस में ESR की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कुछ बनते हैं जो वाइवा में पूछे जा सकते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा एस्बैक्स एल्ब्यूनोमीटर। इस पे लिखा हुआ भी है एस्बैक्स एल्ब्यूनोमीटर। इसमें इसको हम अलग ऐसे कर सकते हैं, इसमें कुछ रीडिंग लिखी हुई है और एक मार्किंग है U और एक मार्किंग है R। U फॉर यूरिन एंड R फॉर रिएजेंट। इसको यूज़ किस लिए कर सकते हैं, 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन एक्सक्रीशन इन सस्पेक्टेड केसेस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें रिएजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, एस्बैक रिएजेंट, जिसमें सिट्रिक एसिड होता है और पिक्रिक एसिड दोनों 2:1 के रेशियो में होते हैं। इसमें U तक यूरिन लेते हैं, R तक रिएजेंट लेकर उसको मिक्स करते हैं अच्छे से, फिर 24 आवर के लिए उसको रख देते हैं। 24 आवर के बाद प्रेसिपिटेट लेवल को हम इसमें देखते हैं कितना प्रेसिपिटेट आता है और उसी के बेसिस पे उसकी रीडिंग हम देते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ, जो यूरिन हम यूज़ करते हैं उसका pH एसिडिक होना चाहिए और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.008 होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे प्रोटीनूरिया के कोजेज़ जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी भी वीडियो का भी बनाऊंगा मैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है यूरिनोमीटर। यूरिनोमीटर में इस पर लिखा हुआ भी है यूरिनोमीटर का क्या यूज़ होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन हम इसमें मेज़र करते हैं। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.008 से 1.030 तक होती है। इसमें कुछ बातें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो याद करने की हैं कि यूरिनोमीटर शुड नॉट टच द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये यूरिनोमीटर है, उसमें एक कंटेनर होता है, उसमें यूरिन भरते हैं 3/4 और उसको फिर यूरिनोमीटर को छोड़ देते हैं और फिर उसमें ग्रेविटी उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं कितना आ रहा है। अगला है ये टिश्यू कैसेट, जो कि टिश्यू प्रोसेसिंग में यूज़ होती है, हिस्टोपैथ में यूज़ होती है। ये एल मोल्ड जो आपकी स्पोर्टिंग में रखा जा सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है। इसमें एम्बेडिंग में यूज़ होता है, टिश्यू एम्बेडिंग में। और एक अगला महत्वपूर्ण जो पूछा जा सकता है यूरिन रिएजेंट स्ट्रिप्स। इसमें स्ट्रिप्स होती हैं कुछ, स्ट्रिप्स को हम 10 सेकेंड्स के लिए यूरिन में डिप करते हैं, उसके बाद इस चार्ट से कंपेयर करते हैं। इसमें क्या क्या पैरामीटर्स देख सकते हैं, ल्यूकोसाइड यानी कि पस सेल, नाइट्राइट, यूरोबिलिनोजन, प्रोटीन, पीएच, ब्लड, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कीटोन, बिलिरुबिन, ग्लूकोज, और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं और इसकी वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं। ये कुछ बोन मैरो नीडल्स हैं, जैसे साला नीडल है, जमसीदी नीडल है, बोन मैरो नीडल। इन पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे बोन मैरो एस्पिरेशन के इंडिकेशन, बोन मैरो बायोप्सी के इंडिकेशन। ये है लंबर पंक्चर नीडल। लंबर पंक्चर नीडल में
क्वेश्चंस बन सकते हैं लंबर पंक्चर के, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस, उनकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जैसे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस या फंगल मेनिंजाइटिस, उसमें क्या क्या और नॉर्मल क्या है, और एबनॉर्मल मेनिंजाइटिस में कौन सा पैरामीटर घटेगा या बढ़ेगा, उसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। एक ये है विम सिल्वरमैन निडल फॉर लिवर बायोप्सी, ये बाइफर्केटेड होती है जो कि लिवर बायोप्सी में यूज़ होती है। तो लिवर बायोप्सी के इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन इतने, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फिलहाल पैथोलॉजी प्रैक्टिकल के लिए इतना ही। धन्यवाद।